वक्फ संशोधन बिल 2024 के संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट रहा। जुमे की नमाज पूरी तरीके से शांतिपूर्वक खत्म हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। लखनऊ से लेकर संभल और गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी में हाई अलर्ट रहा। असामाजिक तत्वों के वक्फ बिल के नाम पर माहौल खराब करने की आशंका की वजह से यूपी में पुलिस की सख्त पहरेदारी देखने को मिली। तकरीबन 10 कंपनी पीएससी, एक कंपनी आरएएफ और उनका डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में हुआ है। जनपद की पूरी फोर्स ऑन रोड है और अपने अपने क्षेत्र के मानिंद लोगों के साथ भ्रमणशील होकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वक्फ बिल को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पुराने कानून की वजह से मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बन गया था। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो मुस्लिम के विरोधी मुस्लिम ही हैं। अब तक जब से वक्फ बोर्ड बना है तब से उसका चेयरमैन मुसलमान ही रहा है। एक मुसलमान बता दे जो चेयरमैन बना अब तक, एक आदमी बता दे चेयरमैन किसी गरीब महिला को वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बसाया हो या वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेचने के बाद जो आमदनी हुई हो उस आमदनी का को थोड़ा सा भी अंश किसी गरीब मुसलमान को, किसी गरीब महिला को दिया हो। यूपी में वक्फ बिल के खिलाफ विपक्ष के अलावा कई बड़े मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी आपत्ति जताई है। मौलानाओं ने कहा कि वो इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के मुद्दे को लेकर संसद में शुक्रवार को बजट सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा के अंदर और संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जबकि बीजेपी ने दावा किया कि इसकी वजह से जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ है उसका फायदा भारतीय एक्सपोर्टरों को मिलेगा। शुक्रवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस देकर लोकसभा में भारत पर अमेरिका के 26% टैरिफ लगाने के फैसले पर चर्चा की मांग की और सरकार से स्पष्टीकरण मांगा। प्रस्ताव स्वीकार न होने पर उन्होंने सदन के अंदर और बाहर विरोध किया। सरकार का इरादा क्या है? एक उदाहरण है एग्रीकल्चरल टैरिफ्स। हमारे किसानों की हाल काफ़ी कठिनाई में है, आजकल भी आपको पता है बहुत सारे विषय आए हैं। तो इस हाल में अगर सरकार आके नहीं बताए उनके तरफ से कि क्या हो रहा है तो पार्लियामेंट का उपयोग नहीं हो रहा है। इसको विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इस पर पूरा चर्चा होना चाहिए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया, भारत के प्रतियोगी देशों के खिलाफ ट्रंप ने ज्यादा टैरिफ लगाया है, इसका फायदा भारत को मिलेगा। चाइना, वियतनाम के मुकाबले भारत के जो उद्योग हैं वो और अधिक कॉम्पिटिटिव होंगे और निश्चित रूप से अमेरिका और भारत के बीच व्यापार की जो बड़ी संभावनाएं हैं उसमें भारत के सामान को ज़्यादा हिस्सा मिलने की उम्मीद है। जाहिर है अमेरिकी टैरिफ के मसले पर राजनीति जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। वक्फ बिल पर राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत था, इसलिए 17 घंटे की बहस के बाद बिल पास हो गया। लेकिन क्रॉस वोटिंग भी हुई, सरकार के तरफ भी और विपक्ष के तरफ भी, जिसकी वजह रही सांसदों का अपने वोट बैंक की चिंता। लग रहा था कि राज्यसभा में बहस की मियाद छोटी होगी, लेकिन बहस घंटों चली। एनडीए को बिल के समर्थन में 125 वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन ये आंकड़ा पहुंचा 128, यानी बिल के समर्थन में 3 वोट ज्यादा मिले। सरकार को वाईएसआर कांग्रेस का 1 वोट मिला, जबकि बीजेडी का 2 वोट मिला। यही नहीं, क्रॉस वोटिंग विपक्ष के पक्ष में भी हुआ, जिसमें एआईएडीएमके के एक सदस्य ने विपक्ष के साथ वोट डाला। राज्यसभा में सरकार के पक्ष में भी ज्यादा वोट पड़े और विपक्ष में भी, तो क्या क्रॉस वोटिंग हुई है और उसका कोई डिटेल्स है? लोकसभा में भी राज्यसभा में भी हम तो जितना अपेक्षित थे उतने ही मिले। राज्यसभा में तो लगभग दोनों लाइन बराबर ही रहा। कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कॉन्शियंस पे छोड़ा कि मेंबर्स अपने कॉन्शियंस से वोट देंगे,
उनके ऊपर में कोई विप लागू नहीं होगा, तो उनके पार्टी ने हमको सपोर्ट किए हैं। अंतरात्मा की आवाज़। हाँ, अंतरात्मा तो पहले भी हुए हैं, एक बार राष्ट्रपति जी का चुनाव में। तो इसलिए अपने अपने पार्टी लाइन में ही वोट हुए हैं और जो आउटकम है उससे हम संतुष्ट हैं। खास बात यह रही कि राज्यसभा में वोटिंग के वक्त विपक्ष के 4 सांसद मौजूद नहीं थे। शरद पवार, शिबू सोरेन, महुआ माझी और टीएमसी के एक सांसद स्वास्थ्य की वजह से संसद में नहीं थे। शायद ये होते तो सरकार के खिलाफ ही वोट करते, या इसमें कोई राजनीतिक मतलब है। आज बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम समेत 8 राज्यों के जिलाध्यक्षों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने बैठक की। इस दौरान बैठक स्थल के बाहर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से शुक्रवार को आई तस्वीरें देखकर उत्तर प्रदेश में पार्टी की हालत को सहज रूप से समझा जा सकता है। मुख्यालय में जिस समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल समेत 8 राज्यों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आए कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर नारेबाजी कर रहे थे। इन कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी जिस पर लिखा था, कांग्रेस को बीजेपी एजेंटों से आजाद करो। उनका आरोप था कि उनके जिले के पार्टी अध्यक्ष बीजेपी के करीबी हैं, इसलिए उनको हटाना चाहिए। 5 से 6 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी। आप लोग परेशान मत होइए, शांत हो जाइए, नारेबाजी मत लगाइए। बुला करके आपको आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी मेरी बात नहीं सुनी गई हम सभी ने लोगों की। फिर वहाँ से हम लोग यहाँ दिल्ली के लिए आए हैं, यहाँ पर भी हम लोगों को सिर्फ चश्मा पहनाया जाता है। पार्टी लगातार जिला इकाइयों को मजबूत करने और उन्हें ज्यादा शक्तियां देने की बात कह रही है। इसी के तहत 3 दिनों में पार्टी आला कमान ने देश भर के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई और उनकी राय ली। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, लेकिन पार्टी के सामने हरियाणा जैसे राज्यों की चुनौती भी है, जहां जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी और इसलिए बैठक में हरियाणा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सका। 6 राज्य और 2 टेरिटोरियल कांग्रेस, उसके 302 जिलाध्यक्षों ने आज बैठक में भाग लिया। बड़े खुले मन से सबने अपनी बात रखी, सबसे सलाह मशविरा हुआ। राहुल जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी लगातार बैठे। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जौहर ट्रस्ट से 550 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। आजम ने रामपुर में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए ये ट्रस्ट बनवाया था। थोड़ी सी राहत और फिर बड़ी आफत। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की जिंदगी इसी दोराहे पर है। जेल में बंद आजम खान को एक बड़ा झटका लगा है। आरोप है कि जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में जो खर्च हुआ उसमें वो 350 करोड़ रुपए कहां से आए, इसका हिसाब आजम खान नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए आजम खान ने अली जौहर नाम से एक ट्रस्ट बनाया था। इस ट्रस्ट के खाते में 100 करोड़ रुपए मिले। आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया के फॉर्मूले पर उन्होंने सारा काम किया। इनकम टैक्स विभाग अब उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अब उनसे 30% जुर्माने के साथ वसूली की तैयारी है। इसके अलावा इस पर ब्याज भी लगेगा। 2023 में 13 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे थे। एमपी के विदिशा से लेकर यूपी के सीतापुर, गाजियाबाद, रामपुर, मेरठ, लखनऊ समेत कई शहरों में तब रेड पड़ी थी। आजम खान, बहन निखत, बेटे अदीब आजम, मुनव्वर सलाम और मुश्ताक अहमद के यहाँ भी रेड हुई थी। तब ये जानकारी सामने आई थी कि ट्रस्ट के खाते में सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं। इसके बाद CPWD से जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में हुए खर्च का आकलन कराया गया। पता चला इस काम में 450 करोड़ रुपए लगे हैं। तो फिर बचे हुए 350 करोड़ कहां से आए? इसका जवाब आजम खान के पास नहीं है। राजस्थान पुलिस दुबई से आदित्य जैन यानी टोनी को पकड़ कर लाई है। टोनी रोहित गोदारा गैंग का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। उसको डब्बा कॉलर कहते हैं, यानी कि वो शख्स था जो गैंग के मेंबर्स को आपस में बात करवाता था, पैसा कहाँ पहुँचाना है
और हथियार कहां पहुंचाने उसकी जानकारी रहती थी। आदित्य जैन उर्फ टोनी, रोहित गोदारा गैंग का डब्बा कॉलर, अब राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की गिरफ्त में। पुलिस इसे दुबई से पकड़ के लाई है, जहां ये रोहित गोदारा गैंग का न सिर्फ डब्बा कॉलर था, लेकिन उनका कंट्रोल रूम भी चलाता था। जो डब्बा चलाता है, जो कंट्रोल रूम बना हुआ होता है, उसके पास सब इन्फॉर्मेशन रहता है, सारे कॉल इसी के थ्रू जाते हैं, तो इसलिए हमें जो बाहर जहां बैठे उनको लोकेट करने में मदद मिलेगी। रोहित गोदारा गैंग के ज्यादातर सदस्य विदेशों में ही बैठ के सक्रिय हैं और वहीं से फिरौती और मर्डर का धंधा करते हैं। एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए इन्हें डब्बा कॉल्स की जरूरत पड़ती है। डब्बा कॉल में 2 मोबाइल को स्पीकर पे रख के बात कराई जाती है। इससे कॉलर की पहचान उजागर नहीं होती और उसकी लोकेशन का भी पता नहीं चलता। टोनी के माता पिता कुचामन सिटी में किराना की दुकान चलाते हैं। ये बलात्कार और आर्म्स एक्ट के आरोपों में जेल जा चुका है, जहां 2018 में इसकी मुलाकात वीरेंद्र चारण से हुई, जो रोहित गोदारा गैंग का अहम सदस्य है। टोनी ने प्रेम विवाह किया था, इसलिए खुद के परिवार से इसका संपर्क नहीं है और पत्नी के साथ ये 1 साल पहले दुबई चला गया था। लेकिन गोदारा गैंग की ये राज खोल सकेगा, पुलिस को यही उम्मीद है। पटना में एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को राहुल गांधी का पीए बताकर बिहार में कांग्रेस नेताओं से पैसे ठग रहा था। उसने कई कांग्रेसी विधायकों और प्रत्याशियों से पैसे ले लिए थे और बाकी कई कतार में थे। देर रात आरोपी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसके निशाने पे थे कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के टिकट के लिए कतार में लगे नेतागण। यह शख्स अपने आप को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुख्य सहयोगी बताकर लोगों से पैसे ठग रहा था। अरे भाई जो बताएंगे पुलिस वाले पूछेंगे, आप मत पूछो मेरे से। इस शख्स ने लोगों को झांसा दिया था कि वो न केवल उन्हें विधानसभा का टिकट दिला देगा, बल्कि पार्टी में भी बड़े पद जैसे उपाध्यक्ष का पद दिला सकता है। उसने न केवल राहुल गांधी बल्कि उनके राजनीतिक सहयोगी कनिष्ठ सिंह के नामों से भी लोगों को झांसे में लिया। पहली जो उनके लैंग्वेज जो था, उनके लैंग्वेज से आदरणीय नेता जो प्रवीण कुशवाहा जी जिनको बोला गया, उनको ये पता चल गया था, उनको ये लगने लगा था कि जरूर कोई ना कोई मामला। रजत नाम का यह ठग पटना के एक 5 स्टार होटल में ठहरा हुआ था और लोगों को बुला कर पैसे वसूल रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने पटना पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने देर रात होटल पे छापेमारी कर इसे गिरफ्तार कर लिया। 11 सालों से पूरा देश ठगा गया, हर व्यक्ति ठगा रहा है, लेकिन ठगने वाला नहीं पकड़ा रहा है, और कोई पकड़ा भी गया तो उसको सजा नहीं मिलती है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि यह शुद्ध रूप से ठगी का मामला है और इसे पार्टी की छवि धूमिल करने के कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस मामले में पटना पुलिस तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे के प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पर एक गर्भवती महिला की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा है। पुणे में इस दर्दनाक घटना के बाद आज दिन भर जबरदस्त आंदोलन देखने को मिला। सरकार ने भी मामले की सूद लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। अस्पताल के बाहर आंदोलन की तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की है। पुणे के प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में 28 मार्च को तनिषा भिसे को उनके पति ने भर्ती कराया। तनिषा प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। परिवार के अनुसार तनिषा को गंभीर रक्तस्राव हो रहा था। उनकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। खर्चा 20 लाख बताया और 10 लाख तुरंत जमा करने के लिए कहा। जब परिवार ने 3 लाख तुरंत जमा कराने और बाकी के पैसे जल्द जुटाने की बात कही, लेकिन अस्पताल ने भर्ती करने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि अंततः उन्हें मजबूरन किसी अन्य अस्पताल में ले जाना पड़ा। 30 मार्च को तनिषा ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ गई और 31 मार्च को वे नहीं रही। एटलीस्ट हमारे पेशेंट का एडमिट करो, उनका ब्लीडिंग हो रहा है, उनका पेट दुख रहा है, एटलीस्ट आप उसको इंट्राकैथ लगाकर वो मेडिसिन दो। उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं लिए। आप जितना डिपॉजिट बोला है उतना ही डिपॉजिट दे दो, हमको ये भरना पड़ेगा। तनिषा के पति सुशांत भिसे बीजेपी विधायक अमित गोरखे के पीए के तौर पर काम करते हैं। इस घटना के सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो गरीबों को और जरूरतमंदों को
सस्ती सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सवाल यह है कि जिस मूल भावना से इस अस्पताल को बनाया गया, क्या उसे ही ट्रस्ट के लोग भूल गए हैं? मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को खूबसूरत बनाने के लिए कोनोकार्पस जैसे जहरीले पेड़ लगाए गए हैं। इन पेड़ों की जड़ें ज्यादा पानी सोखती हैं और साथ ही एलर्जी और अस्थमा का कारण भी है। इतना ही नहीं, ये पेड़ 3 राज्यों में बैन भी है। भोपाल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इसी हरियाली के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। श्यामला हिल्स पर बने स्मार्ट सिटी पार्क में साल 2021 से बड़े पैमाने पर कोनोकार्पस पेड़ लगाए गए। ये पेड़ दिखने में भले ही हरे भरे लगते हैं, लेकिन ये न पर्यावरण के लिए अनुकूल है, न ही इंसानों की सेहत के लिए। इसकी गहरी जड़ें पानी को बहुत ज्यादा सोखती है। इससे एलर्जी, खांसी, अस्थमा हो सकता है। अफ्रीकी मूल के इस पेड़ से स्थानीय जैव विविधता को नुकसान होता है। 3 राज्यों में गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये प्रतिबंधित है। ये मुख्य रूप से अस्थमेटिक जो है वो प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। श्वास संबंधी तमाम रोगों के लिए जिम्मेदार है। कुछ अर्थों में ये आंख को और स्किन डिसीज को भी प्रमोट करता है। नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि उन्हें पहले इस पेड़ के नुकसान की जानकारी नहीं थी। उसके बैन होने की जानकारी तो नहीं है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के किसी प्लांट को बैन किया गया है। उस समय 2021 में जब लगे थे तो उस समय क्या परिस्थितियां थीं, क्या उनके बारे में कोई स्टडी थी या नहीं थी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब सवाल ये है कि जब इन पेड़ों पर पहले से 3 राज्यों में बैन है, तो भोपाल जैसे स्मार्ट सिटी में इसे लगाने की इजाजत कैसे मिली? उदयपुर यानी झीलों की नगरी। यहाँ झीलों का पानी केवल पानी नहीं है, बल्कि एक एहसास है जो सुकून देता है, सैलानियों को लुभाता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये झीलें दर्द, बेबसी और मौत का नया ठिकाना बनती जा रही हैं। राजस्थान का उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, लेकिन अब यही झीलें मौत की झीलें बनती जा रही हैं। उदयपुर में पिछले 1 महीने में शहर की अलग अलग झीलों में 8 शव बरामद हो चुके हैं। फतेह सागर को मौत का सागर बना दिया है लोगों ने। आम जनता ने भी इसमें खुदकुशी करने का एक ट्रेंड बना लिया है। मतलब आए दिन अखबारों में, रेगुलर अखबारों में कोई ना कोई फतेह सागर में कूदते हुए की न्यूज़ आती है। 2 दिन पहले जालोर निवासी एक युवक ने बोटिंग के दौरान अपनी लाइफ जैकेट खोली और फतेह सागर झील में छलांग लगा दी। उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो झील की गहराइयों में समा गया। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने 40 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, तब जाकर उसका शव बरामद हुआ। लेकिन इसी दौरान झील की सतह पर एक युवती का शव भी तैरता हुआ मिला। चौंकाने वाली बात ये रही कि किसी को अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि उसकी मौत कैसे और क्यों हुई। उदयपुर में बढ़ रही इन घटनाओं के बाद अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लोगों की मांग है कि झीलों के किनारे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात किए जाएं। निगम की लापरवाही तो है ही है कि जैसे कि अपने यहाँ पे कैमरेज वगैरह कम है ना, और जो बचाव कर्मी हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है जितने होने चाहिए, और किसी को ढूंढा जा रहा है, मिल कोई और रहा है। झीलों में बढ़ती आत्महत्याएं केवल हादसे नहीं हैं, बल्कि ये घटनाएं समाज के बिगड़ते ताने बाने और लच्चर सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस के साथ साथ बॉलीवुड को भी मालामाल करने का सपना दिखा गई। भाईजान की फिल्मों से ऐसी उम्मीद होना लाजमी भी है, लेकिन अब इन सब पर पानी फेरते हुए लगता है कहीं मेकर्स का ही पैसा डूब ना जाए। मैं हूं सिकंदर, लेकिन अब जो होगा। रविवार को ईद से ऐन पहले रिलीज हुई सिकंदर शुक्रवार तक आते आते हाफ गई है। सलमान खान की ये फिल्म 5वें दिन भारत में सिर्फ 8 करोड़ 28 लाख रुपए का ही कारोबार कर पाई, वहीं ओवरसीज 3 करोड़ का, जिसके बाद फिल्म का कुल कलेक्शन 169 करोड़ 78 लाख रुपए है। यानी वो 200 करोड़ की अपनी लागत से भी 30 करोड़ पीछे है। वैसे सिकंदर का जो हाल हुआ है, इसका इशारा सलमान खान की पिछली फिल्मों से भी मिलता रहा है। बीते कुछ सालों में 2 सीक्वलों टाइगर 3 और दबंग 3 को छोड़कर नई फिल्में किसी का भाई किसी की जान और राधे जैसी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही। तो क्या सलमान का स्टारडम कम हो रहा है? जानकार ये नहीं मानते। उनका कहना है सलमान ने बहुत लचर कहानियां सुनी हैं। देखिए, स्टार जो होता है वो मिट्टी को चंदन बना सकता है, लेकिन गोबर को चंदन नहीं बना सकता। सलमान खान बहुत बड़े स्टार है। सिकंदर फ्लॉप हुई है, बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। इसका श्रेय उस खराब फिल्म को जाता है
जो उनके डायरेक्टर और राइटर्स ने उनको प्रोवाइड की है। इसमें सलमान जो ओपनिंग लगी है ईद के दिन, जो इतना कारोबार हुआ है, वो खराब फिल्म होने के बावजूद भी इसलिए हुआ है कि भाई की फिल्म ईद पे आ रही है। तो सलमान खान का स्टारडम खत्म नहीं हो रहा है, उनका मैजिक खत्म नहीं हो रहा है। मुझ पर फुल सिनेमाघरों में ऑडियंस की कमी के चलते सिकंदर के शोज भी कम कर दिए गए हैं और आगे इस फिल्म पर सनी देओल की जाट का भी खतरा मंडरा रहा है, जो 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है। ऐसे में फिल्म के लिए अपनी लागत भी कमा पाना मुश्किल लग रहा है। जान की कीमत जानकर भी गीता जोशी, NDTV। खेल में डालने वाला